चलिए, आइए दोस्तों, हम लोग आज कोशिका के पार्ट 4 को पढ़ने वाले हैं। यानी कि अभी तक 3 वीडियो बना चुके हैं। 3 वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, जितना सारी चीज़ें पढ़े हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सबों ने उसको अच्छे से पढ़ के, याद करके और समझ के आए होंगे। अब चौथे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पिछले हम लोग जो भी चीज़ पढ़े हैं, यानी कोशिका की संरचना का जो बंटवारा देख रहे थे कि ये कैसे कैसे बढ़ते हैं, कुछ जीव वैज्ञानिक किस और तरीके से बांटते हैं, वो सारा बात हम लोगों ने सीख लिया है, समझ लिया है। अब हम एक एक करके कोशिका के भाग को पढ़ना शुरू करते हैं डिटेल्स में। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोशिका भित्ति। देखिए, कोशिका झिल्ली यानी कि ये हमारा कोशिका है, और कोशिका का ये जो सबसे बाहरी परत दिख रहा है, इसी को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। आप मेरे साथ बोलते चलेंगे तो चीजें याद होती चली जाएंगी। यानी कि कोशिका के सबसे आउटर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। इंग्लिश में इसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसका एक और नाम है हिंदी में, जिसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। तो कहीं आपको कोशिका झिल्ली ना दिखे तो वहां पे आपको प्लाज्मा झिल्ली दिखाई देगा। तो हम लोग को समझना यह है कि प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली दोनों एक ही चीज है। इंग्लिश में हम इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? जैसे कि सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है कि ये कोशिका का सबसे बाहरी पार्ट होता है। अगर ये सबसे बाहरी पार्ट है तो अंदर में कोशिका की जो भी संरचनाएं हैं, यानी कोशिका के जो भी अंगक हैं, उस अंगक को कौन सुरक्षा देने का काम करता है? तो कोशिका झिल्ली सुरक्षा देने का काम करता है। इस कोशिका को, एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग करने का भी काम करता है कोशिका झिल्ली। कैसे? अगर ये हमारा कोशिका है और ये हमारा दूसरा कोशिका है, तो ये दोनों एक दूसरे को अलग करने का काम कौन कर रहा है? कोशिका झिल्ली। यानी इस कोशिका का बॉर्डर ये है और इस कोशिका का बॉर्डर ये है। यानी बॉर्डर जो होता है वो एक दूसरे को अलग करने का काम करता है। आइए कोशिका झिल्ली के बारे में कुछ चीजों को हम लोग देखते हैं। हमने पहले इसी बोर्ड में लिख के रखा है ताकि आप लोगों का जो समय है वो बर्बाद ना हो। चलिए देखते हैं। कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली को हिंदी में एक और नाम कहा गया, क्या कहा गया? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। यानी कि प्लाज्मा झिल्ली। आइए देखते हैं। कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार एवं आकृति प्रदान करता है। बताइए, ये कोशिका झिल्ली है, ये तो आकार प्रदान कर रहा है ना, ये आकृति प्रदान कर रहा है। अब देखिए, कोई कोशिका अगर ऐसा है तो ये कोशिका झिल्ली जो है, ये कोशिका झिल्ली इसके आकार को ऐसे बता रहा है। अगर कोई कोशिका ऐसा दिखे तो ये भी उसके आकार को बता रहा है। यानी कि आकृति और आकार किस पे डिपेंड करता है? कोशिका झिल्ली पे डिपेंड करता है। कोशिका झिल्ली जैसा होगा वैसा ही उस कोशिका का आकृति और आकार बनेगा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट आते हैं। बोलते हैं क्या कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है, ये हमने पहले ही समझा दिया आपको। तीसरा पॉइंट है कि कोशिका झिल्ली एक जीवित संरचना होती है जो टूटे फूटे हिस्सों को खुद ठीक कर लेती है। अगर ये कोशिका झिल्ली है तो ये जीवित संरचना है। अगर आप देखें कि यहां से ये टूट गया है, यहां से ये टूट गया है, तो ये अपने आप यानी खुद का मरम्मत ये करने के लिए सक्षम है। यानी ये अपने आप इस चीज को ठीक कर लेता है। इसीलिए इसे हम बोलते हैं कि कोशिका झिल्ली एक जीवित संरचना होती है। इससे आगे देखिए, अगर हम बात करें कि कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम्य, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेमी परमेबल। जिस जिस जगह पे आप लोगों को इंग्लिश वर्ड जरूरी पड़ेगा, मैं वहां पे इंग्लिश वर्ड लिख देता हूं ताकि आप इंग्लिश में भी उसे याद रखें। सिर्फ हिंदी से याद रखने से बातें हमारी नहीं बन पाएंगी, बेहतर नहीं बन पाएंगी। इसलिए जो भी बात मैं अगर इंग्लिश पे कहीं पे लिखा हूं तो आप समझ जाएंगे कि वो उसको याद रखना जरूरी है, तभी मैं लिखा हूं। आइए देखते हैं। कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम यानी सेमी परमेबल तथा चयनात्मक परगम यानी कि सेलेक्टिव परमेबल कहा जाता है। अब कोशिका झिल्ली का ये नाम क्यों पड़ा? अर्धपारगम अगर हम लोग इसको समझते हैं तो अर्ध का मतलब होता है आधा और पारगम का मतलब होता है पार होना। पारगम का मतलब क्या होता है? पार होना। अच्छा, ऐसा इसलिए है। आइए देखते हैं। एक और है सेलेक्टिव परमेबल यानी कि चयनात्मक पारगम्य। तो आप यहां पे समझेंगे, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये हमारा कोशिका झिल्ली है, ये हमारा बाहरी पार्ट कौन सा है? कोशिका झिल्ली।
तो कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ हैं, कोशिका के अंदर, बढ़िया से समझिए आप लोग, कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ हैं, कुछ खराब पदार्थ रहेंगे उसे कोशिका से बाहर निकालना पड़ता है। अगर ये कोशिका से बाहर नहीं निकलेंगे तो इस कोशिका को नुकसान हो सकता है। अगर कोई पदार्थ जो कोशिका के लिए अच्छे चीज है, यानी कोशिका के अंदर उस पदार्थ की कमी है, तो उस पदार्थ को पूरा करने के लिए उस पदार्थ को कोशिका के अंदर लाना पड़ेगा। तो कौन से पदार्थ कोशिका से बाहर जाएंगे और कौन से पदार्थ कोशिका के अंदर जाएंगे, इस बात का चयन करता है यही हमारा कोशिका झिल्ली। जब इस बात को चयन ये करता है कि कौन हमारे अंदर आने वाला है, कौन हमारे अंदर से बाहर जाने वाला है, इसीलिए इसको ये चयन करता है, इसीलिए इसको हम लोग चयनात्मक पारगम्य कहते हैं। चलिए आगे आते हैं, बोलते कोशिका झिल्ली का निर्माण। अब सवाल ये आता है कि ये जो हमारा कोशिका झिल्ली है, ये जो कोशिका झिल्ली है, ये बना किसका है? तो ये कोशिका झिल्ली जो है, यानी ये जो कोशिका झिल्ली है, ये फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होता है दोस्तों। किसका बना हुआ होता है? फॉस्फोलिपिड्स। किसका बना होता है? फॉस्फोलिपिड्स का। फॉस्फोलिपिड्स यानी कि इसको अगर हम सरल भाषा में बात करें तो हमारा ये जो बना होता है ये प्रोटीन तथा लिपिड्स का मतलब होता है वसा। लिपिड्स का मतलब क्या होता है? वसा होता है। क्या होता है दोस्तों? लिपिड्स का मतलब होता है वसा। यानी कि ये जो कोशिका झिल्ली बना हुआ रहता है वो प्रोटीन और प्लस वसा, कहीं कहीं पे फॉस्फोलिपिड्स हम लोग को दिखाई देता है, यानी कहीं ना कहीं हम लोग को फॉस्फोलिपिड्स भी लिखा हुआ दिखाई देता है। यानी हम समझ गए कि कोशिका झिल्ली का निर्माण फॉस्फोलिपिड से हुआ है, यानी कि सरल भाषा में बात करें तो प्रोटीन और प्लस लिपिड्स यानी वसा से मिलकर इस कोशिका झिल्ली का निर्माण हुआ है। जब इसके अंदर वसा है, यानी कि अगर देखा जाए तो ये एक तरह से मुलायम भी होते हैं और काफी लचीले होते हैं। आइए देखते हैं अगला जो है, बोला जा रहा है क्या कि कोशिका झिल्ली परिवहन का कार्य करती है। परिवहन मतलब एक चीज को, यानी जरूरत वाली चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, दूसरी जगह से पहले जगह लेके आना, इसी को हम लोग परिवहन कहते हैं। और परिवहन का काम कौन करता है? कोशिका झिल्ली, जो कि हमने आपको बता दिया है। चयनात्मक में भी इसका, जैसे हम लोग चयनात्मक को समझे हैं, परिवहन में भी कुछ ऐसे समझ सकते हैं। और एक पॉइंट और इसमें यह है कि कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली जो है विसरण तथा परासरण में मदद करता है। कोशिका झिल्ली जो है विसरण तथा परासरण में मदद करता है। ये विसरण और परासरण हम लोग आगे चल के समझने वाले हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि इतना आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी। आप इसको नोट कर लें, मैं कुछ देर के लिए यहां से हट रहा हूं। आइए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि कोशिका झिल्ली का, जो हम बताएं कि कोशिका झिल्ली का निर्माण फॉस्फोलिपिड्स यानी प्रोटीन और लिपिड से मिलकर हुआ है, यानी वसा से मिलकर हुआ है, प्रोटीन और वसा से मिलकर हुआ है। तो इसके बारे में दो मॉडल प्रस्तुत किया गया है। यानी कि कोशिका झिल्ली के संरचना को लेकर के हम लोगों के पास दो मॉडल है। पहला मॉडल का नाम है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। मेरे साथ आप लोग दोहराएंगे। पहला मॉडल का नाम क्या है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था 1953 ईस्वी में। यानी कोशिका झिल्ली के बारे में एक गहन अध्ययन करने के बाद यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को प्रस्तुत किया गया, जिसको प्रस्तुत करने वाले थे रॉबर्टसन ने। और 1953 ईस्वी में इसमें इन्होंने बताया कि कोशिका झिल्ली का जो निर्माण हुआ है उसमें प्रोटीन, यानी ऊपर वाला लेयर जो होता है वो प्रोटीन होता है और इसकी मोटाई 20 एंगस्ट्रम होती है। बीच में लिपिड्स होता है, इसका मोटाई 25 एंगस्ट्रम होता है। और फिर नीचे वाले हिस्से में प्रोटीन्स होती हैं और ये भी 20 एंगस्ट्रम का होता है। यानी कि इसने बताया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में रॉबर्टसन ने बताया कि कोशिका झिल्ली का जो निर्माण, जो संरचना है, इसमें अगर हम देखें तो ये किस किस से मिलकर बना है? तो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना है। लेकिन ऊपर वाले हिस्से में प्रोटीन 20 एंगस्ट्रम मोटाई में रहता है, लिपिड्स इतना में रहता है, प्रोटीन इसमें यानी 20 एंगस्ट्रम में होता है। इसके बाद एक और मॉडल प्रस्तुत किया गया है कोशिका झिल्ली को लेकर के। दूसरा का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यानी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को जो दिया गया था
वो दिया गया था सिंगर तथा निकोलसन के द्वारा। किनके, यानी किन्होंने दिया था? जिन्होंने दिया था उनका नाम था सिंगर तथा निकोलसन। कब? 1972 ईस्वी में। इन्होंने बताया कि नहीं, ऊपर वाले हिस्से में लिपिड्स होता है, बीच में प्रोटीन होता है और नीचे में लिपिड्स होता है। यानी कि ऊपर और नीचे लिपिड्स और बीच में प्रोटीन। इसमें देखिए, ऊपर और नीचे में प्रोटीन और बीच में लिपिड्स, यानी ये दोनों एक दूसरे के उल्टा कह सकते हैं। तो अब बात यह है कि हम इसे सही माने या इसे सही माने। तो अभी के टाइम में ये दोनों ही सही हैं, ये दोनों ही सही हैं। कोशिकाओं के झिल्ली में अगर देखा जाए तो कभी ऐसे दिखाई देते हैं, मतलब प्रोटीन का लेयर ऊपर और नीचे रहता है, बीच में लिपिड्स रहता है। कभी ऐसा भी दिखाई देता है, लिपिड्स का लेयर ऊपर और नीचे रहता है, बीच में प्रोटीन रहता है। यानी ये दो मॉडल दिया गया है। तो हम लोग दोनों मॉडल याद रखेंगे। कोशिका झिल्ली से कितने मॉडल हैं? दो मॉडल हैं। कौन कौन सा? पहला है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और दूसरा क्या है? तो दूसरा है हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और दोनों का हम लोग ये देने वाले का नाम याद रखेंगे, यानी रॉबर्टसन नाम याद रखेंगे। ये है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को देने वाले, और दूसरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को देने वाले सिंगर तथा निकोलसन। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। चलिए इसे आप पहले नोट कर लें। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा और है कि अगर हम लोग जीव को देखें तो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर होते हैं। यानी वैसे जीव जिसका संरचना एक कोशिका से मिलकर हुआ है उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और ऐसा जीव जिसका निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर हुआ है उसे बहुकोशिकीय यानी मल्टीसेल्युलर जीव कहते हैं। अब बात उठता है कि एक कोशिकीय जीव में, एक कोशिकीय जीव के अंदर आता है अमीबा। तो अमीबा के अंदर अगर एक ही कोशिका है तो उसका जो कोशिका झिल्ली होगा, उसका जो कोशिका झिल्ली है वही कोशिका झिल्ली है जो एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है, यानी उसी की मदद से वो चलता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाता है। उसी यानी उसको हम लोग बोलते हैं कूटपाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूटपाद। तो बोला जाता है कि अमीबा एक जगह से दूसरे जगह यानी भोजन को पकड़ने के लिए जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कूटपाद कहते हैं। और उसमें कौन, यानी ये प्रचलन अंग है, ठीक है, उसमें से उसका प्रचलन अंग कौन सा है? तो कूटपाद कहलाता है। और ये एक कोशिकीय जीव भी है अमीबा, उसमें ये पाया जाता है। जैसे हम लोग को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना रहेगा तो हम लोग कौन से अंग का इस्तेमाल करते हैं? हम लोग हाथ पैर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन हैं, हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं। लेकिन वैसे जीव जो एक ही कोशिका से मिलकर बने हैं वो कैसे चलेंगे? तो एक कोशिकीय जीव में जैसे हम लोग अमीबा पढ़े, तो अमीबा जो है वो इसी सेल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करता है। चलिए इसे नोट कर लें आप लोग। देखिए, हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन को पढ़ चुका है, यानी कोशिका झिल्ली को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। अब इस सेल वॉल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आइए हम लोग एक जरा से यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये कोई कोशिका है और कोशिका का ये सबसे बाहरी हिस्सा है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं हम लोग? सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। लेकिन ये कैसा कोशिका है? यह है जंतु कोशिका। कैसा कोशिका है? जंतु कोशिका है, ठीक है। चलिए इसको हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है तो ये हमारा जंतु कोशिका है। अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो जंतु कोशिका में सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है। अब आगे हम लोग समझते हैं कि अगर कोई पादप कोशिका है, तो देखिए ये कोशिका हम बना रहे हैं और हम लिख रहे हैं इसको पादप कोशिका। पादप कोशिका, पादप कोशिका। अगर ये हमारा पादप कोशिका है तो इसमें पादप कोशिका में भी सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन इसमें भी पाया जाता है। ये देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है। ये सेल मेम्ब्रेन आकृति ऐसे दिखाई देता नहीं, हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि अगर सेल मेम्ब्रेन जंतु कोशिका में पाया जाता है और सेल मेम्ब्रेन पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन अगर हम जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका के सबसे बाहरी परत को हम लोग बोलते हैं क्या? सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर कोई पादप कोशिका है तो
सेल मेम्ब्रेन के बाहर में भी एक परत होता है, ये बाहर में भी एक परत है। देखिए ये जो बाहर में जो एक परत दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। यानी कि इससे हम दो चीज समझ सकते हैं। पहला चीज ये है कि अगर कोई जंतु कोशिका है तो जंतु कोशिका में बाहर वाले पार्ट को हम लोग सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली कहते हैं, और अगर पादप कोशिका है तो पादप कोशिका में बाहर में यानी सबसे आउटर पार्ट में सेल वॉल होता है, उसके अंदर में होता है कौन? सेल मेम्ब्रेन होता है। उसके अंदर में यानी ये वाला हिस्सा कौन है? सेल मेम्ब्रेन। कौन सा? सेल मेम्ब्रेन। यानी कि अगर हम बात करें तो कोशिकाओं में यानी कि सॉरी पादप कोशिका में डबल सुरक्षा होता है, यानी कि सेल वॉल होता है, सेल वॉल के अंदर में एक और झिल्ली पाई जाती है जिसे हम लोग कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। लेकिन हमारे बॉडी पार्ट में अगर देखते हैं यानी जंतु कोशिका में देखते हैं तो एकमात्र बाहरी स्ट्रक्चर जो है उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, मतलब सुरक्षा के तौर पे इसमें एक ही परत का सुरक्षा है, जबकि पादप कोशिका में दो प्रकार का सुरक्षा दिया गया है। बाहर से एक सेल वॉल है, उसके अंदर में फिर सेल मेम्ब्रेन है। उम्मीद करता हूं कि इतना समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते थोड़ा सा और इसमें कुछ है। यानी कि कोशिका भित्ति पौधों में पाया जाता है। ये जो भी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पढ़ रहे हैं हम लोग, ये सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है, पौधों के सेल में पाया जाता है, ये जंतुओं में नहीं पाया जाता है। अगला, यह कोशिका झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करती है, ये तो बता ही चुके हैं। यह सेल्यूलोज का बना होता है। अब बात आता है कि जो सेल वॉल होता है, कौन सा? सेल वॉल, ये बना किसका होता है? तो ये जो बना होता है ये सेल्यूलोज का बना होता है। किसका? सेल्यूलोज का। और ये सेल्यूलोज है क्या? तो सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, ये जो सेल वॉल होता है ये सेल वॉल जीवित नहीं होता है, ये सेल वॉल जीवित नहीं होता है, मतलब ये मृत होता है। अगला, कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली की तरह ना तो जीवित झिल्ली है और ना ही अर्धपारगम्य है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर हम बात करें कि पेड़ पौधों में यही सेल वॉल की वजह से कभी हम लोग ऐसा देखते हैं कि पेड़ पौधे इतने मजबूत क्यों होते हैं, आंधी तूफान तेज हवाएं चलती हैं और वो खड़े के खड़े रह जाते हैं और हम लोग खड़े नहीं रह पाते हैं, या एक पेड़ पे 4-5 आदमी चढ़ जाते हैं फिर भी पेड़ जो है वो गिरता नहीं है। कारण क्या है? उनकी कोशिका यानी उनकी जो बनावट है वो मजबूत होते हैं। क्यों? उसमें सेल वॉल पाया जाता है, और सेल वॉल जो है ये पौधे का सबसे कठोर भाग होता है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन को पढ़ लिया और हम लोगों ने सेल वॉल को पढ़ लिया। आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और पढ़ने वाले हैं, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे। चलिए तब तक आप जो है इसे नोट कर लें।